मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। 14 अक्टूबर 2023 को मुंब्रा के डायमंड हॉल में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। ये प्रोग्राम मुल्क के मौजूदा बदलते हुए हालात को लेकर के रखा गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। चेंजिंग सिनेरियो ऑफ कंट्री एंड रोल ऑफ मुस्लिम्स, मुल्क के बदलते हालात और मुसलमानों का किरदार, इस मौजू पर ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें शहर के उलमा, नौजवानों, बिजनेसमैन और हर तबके के लोगों ने शरीक होकर के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। सामाईन से भरा हुआ खचाखच ये हाल अपने इस प्रोग्राम की कामयाबी को दर्शा रहा था कि मुल्क का संजीदा तबका मुल्क के बदलते हुए हालात को लेकर के किस कदर संजीदा है और फ़िक्रमंद है। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब को मदऊ किया गया था, तो साथ में ही IPS अब्दुर्रहमान साहब भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस प्रोग्राम में IPS अब्दुर्रहमान साहब की एक किताब का रस्म इजरा भी किया गया, एब्सेंट पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ये किताब IPS अब्दुर्रहमान साहब ने लिखी है, जिसमें मुसलमानों का सियासी रोल पॉलिटिक्स में क्या है, मुसलमानों की क़यादत कितनी है, कितनी होनी चाहिए, उससे क्या नुकसान है मिल्लत को, कौम को, मुल्क को, उन्होंने उस किताब में मुकम्मल तरीके से दिखाने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम में मजमे को ख़िताब करने वालों में साबिक़ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट उबैदुल्लाह खान आज़मी, साबिक़ IPS ऑफ़िसर अब्दुर्रहमान, मोहम्मद सलमान अहमद असिस्टेंट नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद और एहतशाम हामी खान जोनल प्रेसिडेंट SIO साउथ महाराष्ट्र। इन लोगों ने प्रोग्राम में मजमे को ख़िताब करते हुए मुल्क के हालात पर जो बहस किया, मुल्क के हालात को जो आवाम के सामने पेश किया। पेशतर मुल्क के जो हालात हैं, जिसको देखते हुए मणिपुर के हालात हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग है, दलितों के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह से एक ख़ास समुदाय कुछ ख़ास समुदायों को निशाना बना रहा है, हेट स्पीच वगैरह, इन सब मामलों पर रोशनी डाली गई और उसका हल निकालने की कोशिश की गई। हमने इस सिलसिले में प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी उबैदुल्लाह खान आज़मी, सलमान अहमद जमात इस्लामी के नेशनल सेक्रेटरी और IPS अब्दुर्रहमान से बात किया। क्या कहा उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ब्लैक बाम्बू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मौलाना उबैदुल्लाह साहब, आज SIO की तरफ से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से मुंब्रा में ग्रैंड पब्लिक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, क्या कहना चाहोगे इसको? उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके नौजवान बहुत ही हिम्मत और जुर्रत के साथ आज के हालात के तनाजुर में हालात का मुकाबला कर रहे हैं और सही मानों में इस्लामी फ़िक्र के साथ इस्लामी नज़रियात की तबलीग और इशाअत में लगे हुए हैं। आज का ये इजलास इस हवाले से मेरी नज़र में नहायत ही कामयाबी इजलास है। जिस तरीके से देश भर में माहौल नज़र आ रहा है, आपको भी पता होगा, मुसलमान को ही टारगेट बनाया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे, न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम, अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। और रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। ये रहबरों ने जो रहजनों का चोला पहन लिया है, खुदा ने चाहा तो इस सांप का केचुल बहुत जल्दी उतरेगा और दुनिया इनकी मक्कारियों और इनकी अय्यारियों से छुटकारा और खासदारी हासिल करेगी।
जिस तरह से फ़िरका परस्त ताकतें मुत्तहिद हो गई हैं, मुसलमानों में इत्तेहाद नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे मौके पर लोग उलमा की तरफ से ज़्यादा निकाल। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ और 1984 से कहता रहा हूँ, जब शाह बानो केस सामने आया था मुल्क में, उस ज़माने से मैं मुसलमानों से ये कहता रहा हूँ कि मुसलमानों, इत्तेफाक और इत्तेहाद का लफ्ज़ पुरमाना उस वक्त होता है जब इख्तिलाफात होते हुए भी किसी नुक्ते मुश्तरक पर लोग जमा हो जाएं। मेरा ये जुमला फिर नोट कीजिए कि लफ्ज़ इत्तेहाद और इत्तेफाक बिल्कुल बेमाना चीज़ है। अगर इत्तेहाद ही हो तो इत्तेहाद लफ्ज़ के माना क्या है? लफ्ज़ इत्तेहाद पुरमाना और ताकतवर उस वक्त होता है जब आपसी इख्तिलाफात के बावजूद किसी नुक्ते मुश्तरक पर लोग मुत्तहिद हो जाएं। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं और मुझे इसका दर्द भी है कि हम फ़िरक़ों में बट गए, हम उम्मत बनकर हमने जीना नहीं सीखा। मगर इसके बावजूद मैं कहता हूं कि अपने अपने मसलक और अपने अपने फ़िरक़ों में आप हैं। आपका ये ज़ाती मसला है, खुदा के सामने आप जवाब देंगे, हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हर आदमी का अपना मसलक है, वो अपने मसलक के साथ रहे, मगर मसलक के साथ मिल्लत को भी देखना चाहिए। मिल्लत ही नहीं रहेगी तो मसलक कहाँ रहेगा? फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि दीन के ताबे हर किसी का मसलक है, कोई मसलक दीन को अपने ताबे नहीं कर सकता। मसलक के मामले में अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मिल्लत के मसाइल पर मुत्तहिद हो जाना हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। ये बात शुरू से मैं कहता हुआ आया हूँ, कोशिश की जा रही है। देखिए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कोशिश को बारावर कर दे और मुसलमान अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुत्तहिद होकर अपनी मिल्लत और अपनी कौम और अपने मुल्क की खिदमत को अंजाम दें। मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जो इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो जंग चल रही है उसको लेकर? दुनिया में जब भी कहीं जंग होती है तो दुनिया के ममालिक उस जंग पर अपना अपना नज़रिया पेश करते हैं और दुनिया में या तो जंगजुओं की हिमायत होती है या उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा एक गैर जानिबदार मुल्क रहा है और जब भी दुनिया में कहीं जुल्म सितम हुआ है या किसी की ज़मीन छीनी गई है तो हिंदुस्तान ने उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाई है। फ़िलिस्तीन और इसराइल का जहाँ तक सवाल है, 1917 में जिस तरह से ये तबाह किए गए और 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा, तो हिटलर को दुनिया जालिम कह रही है। हिटलर ने एक बहुत तारीख़ी बात कही थी कि आज दुनिया मुझे जालिम कह रही है, मैंने 90% यहूदियों को मार दिया है और 10% यहूदियों को मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाले दौर में इनके करतूत को देखने के बाद दुनिया ये सोचे कि मैंने इनके साथ जो किया था वो सही किया था या गलत किया था। नंबर 1। नंबर 2, इनको ला करके बरतानिया ने फ़िलिस्तीन में बसाया। फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का था, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का कि ये नरम दिली थी कि उन्होंने इनके खाने पीने रहने सहने सब चीज़ों का इंतज़ाम किया और धीरे धीरे वो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों से गद्दारी करके उनकी ज़मीन को हड़पने लगे। आज 100% ज़मीन के फ़िलिस्तीनी मालिक सिर्फ 16% ज़मीन के मालिक रह गए हैं, बाकी सब इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। हमारे मुल्क पे जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था और 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए और अपनी ज़मीन अंग्रेज़ों से छीन लेने के लिए हमारे मुजाहिदीन आज़ादी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे। अंग्रेज़ उनको आतंकवादी और टेररिस्ट कह रहे थे, मगर आज हम उनको स्वतंत्रता सेनानी और मुजाहिदे आज़ादी कहते हैं। ठीक 1948 में इसराइल की गवर्नमेंट बना दी गई। अब फ़िलिस्तीन के लोग अगर अपनी ज़मीन के लिए जायज़ मुतालबात लेकर लड़ रहे हैं तो उनके बच्चों को मस्जिदों में गोलियां मारी गईं, उनके घरों पे टैंक चला दिए गए, उन पे बम बारूद डाल दिया गया। ये सारा आतंकवाद दुनिया को नहीं दिखलाई देता। जो लोग अपनी ज़मीन के हुसूल के लिए लड़ रहे हैं उन्हें उल्टा आतंकवादी कहा जा रहा है।
अगर आतंकवादी कहने की यही परिभाषा है कि कोई अपने हक के लिए जालिम से लड़े और उसे आतंकवादी कहना चाहिए, तो सिर्फ फिलिस्तीनियों ही को आतंकवादी मत कहिए, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को भी आपको आतंकवादी कहना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि हम इसराइल के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी के कद्दावर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, जो उन्होंने जनता पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से दिया था जब मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन अरबों की है, अरबों को मिलनी चाहिए, इसराइल को इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने का कोई हक़ नहीं है। मगर आज हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात की है, हम अपने प्रधानमंत्री की इन बातों से हैरत में नहीं हैं, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री के पास न चेहरा है, न चरित्र है, न इखलाक है, न इंसानियत है। सर, ये जो किताब आपने लिखी है, मुल्क के बदलते हुए हालात और मुसलमानों की किताब, ये जो किताब में आप पहले तो भी पढ़ेंगे तो कुछ अहम पॉइंट बताएंगे। देखिए, आपने जो फरमाया, किताब का नाम वो नहीं है, किताब का नाम है एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ये मैंने किताब इसलिए लिखी है कि मैंने इसके पहले भी एक किताब लिखी है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि मुसलमानों का सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल कंडीशन क्या है और उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है। 2014 के बाद उनके खिलाफ मॉब लिंचिंग, तशद्दुद, कम्युनल राइट्स ये आम हो गया है। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए, तो मैंने ये पाया कि मुसलमान ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। और आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जाती है कि आपकी मौजूदगी पार्लियामेंट में नहीं है, आपकी मौजूदगी स्टेट असेंबलीज में नहीं है। आप 35 MLAs डिज़र्व करते हैं, महाराष्ट्र में मुश्किल से 9 या 10 चुन करके आते हैं। आप 77 डिज़र्व करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, आप मुश्किल से 25 और 26 पे लटके हुए हैं। इसलिए हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं और इसलिए हमारे जो स्कीम्स है प्रॉपर स्टेट्स जो इम्प्लीमेंट करते हैं, हमको प्रॉपर डिप्रीवेशन से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ये किताब लिखी है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट। यानी पॉलिटिकली अगर आप एम्पावर होते हैं, सशक्त होते हैं, तो हर शोबों में आप सशक्त होंगे। तो मैंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे डिप्रीवेशन है और उस खोए हुए जो चीज़ें हैं उन चीज़ को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें लाए अमल भी मैंने दिखाया है। जिस तरीके से आप अभी बता रहे पॉलिटिकल जी, जब से भाजपा सरकार आई है जी, भाजपा सरकार आने के बाद ही ये जो हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का मतलब मुस्लिम को ही टारगेट बनाया जा रहा है पूरे देश भर में, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये टारगेट ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद बनाया जा रहा है। टारगेट तो पहले भी आपको बनाया जाता है। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि टारगेट तो पहले भी बनाया जाता था, लेकिन मुसलमानों ने कभी ये मांग नहीं की कि एंटी कम्युनल राइट्स एक कायदा कानून बनना चाहिए। 2014 के पहले जब UPA 2 की गवर्नमेंट थी, मुसलमानों ने मांग की थी कि कम्युनल वायलेंस बिल पास होना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी गई? इसलिए नहीं सुनी गई कि उतनी तादाद में आपकी कुव्वत नहीं है पार्लियामेंट में। ओके, तो क्या इसका हल है कि मुसलमान कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाए या किसी पार्टी में रह करके इसको आगे बढ़ाए? नहीं, देखिए, ये पूरी बात पे जिक्र किया है मैंने कि हम कैसे खोई हुई ज़मीन को हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने पॉलिटिकल राइट्स को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो हमको ड्यू रिप्रेजेंटेशन है वो उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और मैंने ये भी लिखा है कि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है या मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ है। जब यह मुल्क सेकुलर रहेगा, माहौल सेकुलर रहेगा, तो हमारी तादाद भी आएगी और हम महफूज भी महसूस करेंगे। लेकिन अगर सेकुलरिज्म ज़िंदा नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें हासिल करना मुश्किल है। तो मैंने इसमें ये दिखाया है कि हम अपनी जो सीटें हैं उसको हासिल करें, लेकिन जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको कम से कम नुकसान पहुंचा कर। ठीक। सलमान भाई, आप भी आज SIO के इस्लामी स्टूडेंट्स इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आप आए, पब्लिक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, हम यही समझते हैं कि इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं इस देश में, उसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कोशिश इस बात की हो रही है कि हिंदू मुसलमानों से बात नहीं करें, मुसलमान हिंदुओं से बात नहीं करें, ये दोनों क्रिश्चियन से नफ़रत करें, क्रिश्चियंस इनसे नफ़रत करें, और इस सारी नफ़रत को फैलाकर कुछ लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में SIU हमेशा से ये काम करती आ रही है। अभी भी एक अभियान के ज़रिए से उन्होंने इस बात की कोशिश की कि ये जो गैप है इसको ब्रिज किया जाए और हम कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और इंगेजमेंट शुरू करें, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर कर सकें और साथ मिलकर जो जस्टिस के लिए जो आगे बढ़ सकें। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स मुस्तकिल जारी रहने चाहिए। सर, आपकी स्पीच में अभी मणिपुर के बारे में कहा था कि महिलाओं के कहीं ना कहीं सेफ नहीं है बारे में, क्या कहेंगे? तो देखिए, मणिपुर की जो सूरत हाल है वो बहुत ही शदीद है और आप उसको देश के किसी भी दूसरे कोने से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पिछले 6 महीने से जो हिंसा वहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से कुकीज़ और मैतीस का कन्फ्लिक्ट है, मैंने इससे पहले भी कहा, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 250 से ज़्यादा चर्च जला दिए गए, 50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये करिए कि पूरे इम्फाल में कुकी कम्युनिटी का कोई आदमी नहीं बचा। मैतीस जो हैं वो हिली रीजन्स में नहीं जा पा रहे हैं, जो हिल के लोग हैं यानी कि जो कुकीज़ हैं वो वैली में नहीं आ पा रहे हैं, और एक तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है। ऐसे में जो है वो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो सिंसियरली इंटरवीन करे और वहाँ जो जुल्म हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करे। और दूसरी ये बात भी हम ख़ास तौर पे बताना चाहेंगे कि वहाँ झगड़ा कुकीज़ और मैतीस का तो हो रहा है, लेकिन वहाँ जो दूसरे समुदाय बसते हैं ख़ास तौर पर पांगल मैती मुसलमान, उनका बहुत पॉजिटिव रोल है। वो वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों कम्युनिटीज़ की मदद कर रहे हैं। जब कुकीज़ पे जुल्म होता है तो वो भी पांगल मुसलमानों के पास पनाह लेते हैं, जब मैतीस पर हमला होता है तो मुसलमान उनको भी पनाह देते हैं। रिलीफ वर्क का काम हो, लोगों को जोड़ने का काम हो, तो पांगल के जो मैती मुसलमान हैं उन्होंने जो है वो एक पूरी मिसाल पूरी देश के लिए क़ायम की है कि किस तरीके से इस नफ़रत को जो ख़त्म किया सकता है। तो मुझे लगता है कि उस एग्ज़ाम्पल को जो आगे भी बढ़ना चाहिए। तो आपने कहा था अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन में, मीडिया में, पुलिस में, क्या कहेंगे मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर? तो हम तो ये समझते हैं कि देखिए, मुसलमानों को भी और देश के जितने भी वंचित शोषित तबके हैं सभी को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब देश की तरक्की की बात करते हैं या इंसानियत की तरक्की की बात करते हैं तो वो उसी वक्त होती है जब देश के सभी लोग आगे बढ़ें। अब अगर आप ये कहें कि 20 करोड़ मुसलमान पीछे रहें लेकिन देश विश्व गुरु बन जाएगा, तो वो कैसे बनेगा? जब मुसलमान 20 करोड़ लोग आगे आएंगे, जो वंचित और दलित और ट्राइबल और आदिवासी समाज के लोग हैं, ये जब आगे आएंगे और ये जब एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे, तो उसी के नतीजे में पूरी सोसाइटी का फ़ायदा होगा। तो हम तो समझते हैं कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए और उनके आगे आने में सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे समाज का फ़ायदा है। ओके, अभी जैसे आपने बताया कि आना चाहिए आगे, ऐसा नहीं, मुसलमानों में लोग मौजूद हैं, जज्बा भी है और हमारे पास फ़र्द भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो सियासत है उसमें डर का जो माहौल बनाया गया उसमें भी आगे नहीं आता है। इनकेस अगर कोई मीडिया पर्सन आ गया, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो कुछ एक्शन होता है, SIU उसका बैकअप क्या देती है? देखिए, एक चीज़ तो हम बार बार ये कहते हैं कि चैलेंजेस आते रहेंगे और आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इन चैलेंजेस के बावजूद भी हमको आगे बढ़ना है। दूसरा ये कि SIU के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके तहत हम लीगल सपोर्ट सिस्टम भी फराहम करते हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, जमात इस्लामी का एक पूरा ग्रुप है जिसके तहत जो है लीगल केसेस देखे जाते हैं और इस किस्म के मामलात में मदद की जाती है। SIU का अपना खुद एक लीगल सपोर्ट सिस्टम है जिसके ज़रिए से वो इस किस्म के मज़लूमीन की मदद की कोशिश करती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ जब अन्याय होता है, इनजस्टिस होती है, तो उसके खिलाफ भी हर लेवल पे जो आवाज़ उठाने की जो कोशिश मुस्तकिल की जाती है। अभी आपने इत्तेहाद की बात किया था आपने स्पीच में भी, जब हम ये मान के बैठे हैं कि हमारे 72 फ़िरक़े होंगे और हर आदमी अपने आप को सच करने को लगा हुआ है, तो कैसे मुमकिन है? नहीं, मैं समझता हूँ कि उन 72 फ़िरक़ों का मतलब ये नहीं है कि 72 फ़िरक़े आपस में लड़ते रहें। उसका सीधा मतलब ये है कि दीन की बाज़ मामलात को समझने को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ख़ास बात जो है वो ये कि हमारे अंदर इख्तलाफ अगर 5% है तो 95% चीज़ें कॉमन हैं। नमाज में कोई इख्तलाफ नहीं है, तौहीद में कोई इख्तलाफ नहीं है, रिसालत में कोई इख्तलाफ नहीं है, कुरान मजीद में कोई इख्तलाफ नहीं है, ईदैन में कोई इख्तलाफ नहीं है, तो 95% चीज़ें कॉमन हैं। उसकी बुनियाद पर एक साथ आना चाहिए, ना कि जो 5% चीज़ें अलग अलग है उसकी बुनियाद पर झगड़ा किया जाए।
हमारी कौम में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो घर में ही बैठ जाते हैं। तो ऐसे में SIO उनके क्या मदद कर सकती है? देखिए, SIO पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर करियर गाइडेंस का, काउंसलिंग का, स्कॉलरशिप्स के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और हम बहुत ही स्कूल लेवल से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से लेकर तो PhD के लिए जो स्टाइफंड दिए जाते हैं, उस तमाम लेवल्स पर जो काम करते हैं। ख़ुद मुमरा में भी हर साल करियर गाइडेंस के और काउंसलिंग के प्रोग्राम होते हैं, जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स को कहाँ एडमिशन लिया जाए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, स्कॉलरशिप्स के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस सब की रहनुमाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फराहम की जाती है। और उसके नतीजे में हज़ारों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में और नए नए कोर्सेज़ में जा रहे हैं। ठीक।